न्यूज़ की टीम जो है कर्नाटक में आई है और देवभूमि न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं देवभूमि न्यूज़ का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने अपनी बात कहने का अवसर मुझे दिया। और ये विडंबना है कि बीते 20-21 सालों में हम उन सारे सवालों से जूझ रहे हैं जिन सारे सवालों को जब 1994 में उत्तराखंड आंदोलन का दौर चला और हम तो उस समय स्कूली विद्यार्थी थे। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसी दौर में आंदोलन में सक्रिय हुए, मुकदमे भी चले, सब कुछ हुआ। और उस समय उत्तराखंड के उस आंदोलन में राज्य को हर सवाल का जवाब समझा गया। सड़क नहीं है, राज्य होगा तो सड़क होगी। स्कूल नहीं है, राज्य होगा तो स्कूल होगा। अस्पताल नहीं है, राज्य होगा तो अस्पताल होगा। पलायन का संकट हल होगा। लेकिन 20-21 वर्षों में राज्य बनने के बाद राज्य तो बन गया, लेकिन इन 20-21 सालों में हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे सवाल उस समय जितने जटिल थे, उस समय जितने कठिन थे, आज उससे ज़्यादा बड़ा इनका आकार हो गया है। आज के दिन पर पलायन से गांव के गांव खाली हो गए, बड़ी तादाद में। और आप देखिए तो जो 2018 में उत्तराखंड की सरकार ने ही पलायन आयोग बनाया, वो उन कारणों की शिनाख्त कर रहा है, वो हमारी असलियत सामने ला रहा है। तो पलायन आयोग ने कहा कि 50% लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, 15% लोग शिक्षा के अभाव में पलायन कर रहे हैं और 8% से ज़्यादा लोग जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये हकीकत इस राज्य की पिछले 20-21 सालों में है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बुरे हाल हैं। इसी महीने में अगर हम याद करते हैं तो 2 जगह अल्मोड़ा में पहले हुआ कि प्रसव महिला का होना था और लोग उसको उठा करके लाए, जंगल में प्रसव हुआ। और अभी यहीं चमोली ज़िले में प्राणमती से लोग महिला को लेकर के आए, सड़क नहीं थी और उसी तरह से आधे रास्ते में प्रसव हुआ। तो ये हालत है कि गर्भवती स्त्रियों को जंगलों में वो सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। और मैं पिछले कई समय से लोगों से कह रहा हूँ कि अगर हम औसत निकालें तो हर महीने इलाज के अभाव में इस उत्तराखंड में औसतन हर महीने एक गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो रही है। रोजगार का संकट तो बहुत ही बड़ा संकट लोगों के लिए हो गया है। नौजवानों के लिए रोजगार का रास्ता नहीं खुल रहा है। और पिछले 5 सालों में पहले तो PCS जैसी परीक्षा नहीं हुई और तमाम जो भर्तियां हुई फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और वन दरोगा तक, सब में घपले घोटाले के आरोप हैं। सब में खुलासा हो रहा है कि किस तरह से घपला हो रहा है। हाँ, जो 70 लोगों का रोजगार पक्का हो रहा है और वो रोजगार चलता रहे, इसके लिए लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उछल कूद कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग चुनाव में भी संयुक्त वामपंथ की तरफ से कि मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की बात विधानसभा के अंदर हो, एक क्रांतिकारी विपक्ष का निर्माण वहाँ हो, इसके लिए है। कर्नाटक विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि यहाँ पे जो है गैरसैंण में जो बड़े बड़े दावे किया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको घोषित किया गया और यहाँ पे जो एक झील बनना था घोषणाओं में रह गया। तो इसमें आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? राज्य आंदोलन के समय से लोग ये समझते थे कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनना चाहिए। और इस परिकल्पना के पीछे तो राज्य की जो अवधारणा है, हम एक पर्वतीय प्रदेश चाहते थे अपने विशिष्ट विषम भौगोलिक स्थितियों के लिए। तो उस पर्वतीय प्रदेश के केंद्र में गैरसैंण है, इसलिए ये मांग थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी होना चाहिए। लेकिन पिछले 20-21 सालों में सवाल को उलझाने की लगातार कोशिश हुई। पहले ये कहा गया कि विधानसभा का एक सत्र होगा, फिर कहा गया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। तो एक तो जिस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की तो वो तो ग्रीष्मकाल में भी गैरसैंण नहीं आई। पूरा 1 वर्ष बीत गया, उसमें ऐसा लगता है कि उनके लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद ग्रीष्मकाल आया ही नहीं। हालांकि हम ये मानते हैं कि ये जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का मसला है, 13 जिलों के छोटे से राज्य में 2 राजधानियों की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तो औपनिवेशिक खुमारी है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ आइडिया है। अंग्रेज़ ऐसा करते थे, तो अंग्रेज़ इस देश को लूटने आए थे, इसलिए उनको 2 राजधानियाँ चाहिए थी। दिल्ली गर्मियों में गर्म हो जाए तो वो शिमला राजधानी ले जाते थे और लखनऊ गर्मियों में गर्म हो जाए तो वो नैनीताल राजधानी ले आते थे। लेकिन ये जो लोकतंत्र है, जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको 2 राजधानियाँ क्यों चाहिए? तो ये उस राज्य की पूरी अवधारणा के साथ खिलवाड़ है। और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो तो घोषणाओं में ही हो रहा है। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्रियों की संख्या में विकास हुआ, 3 मुख्यमंत्री हुए। और तीसरे वाले जिनको कहा कि भाई ये 2020 वाले बैट्समैन हैं, तो 1500 घोषणाएं उन्होंने की और 150 घोषणाओं का शासनादेश निकला। तो इसलिए धरातल पर जो काम हो रहा है उसकी हकीकत इससे समझी जा सकती है।
कि जिस तरह से जो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस के दल बदलू जो नेता कर रहे हैं, कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव में जिस तरह से मुद्दा विहीन चुनाव, विचारधारा विहीन राजनीतिक पार्टियां हो गई, और इसीलिए लोगों के लिए किसी उसूल की बात नहीं, सिद्धांत की बात नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता कैसे कायम रहे, अपनी सुख सुविधाएं कैसे कायम रहे। कर्मचारियों को, शिक्षकों की उनकी मांग है कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, तो उनके लिए तो पेंशन स्कीम के नाम पे छलावा है, लेकिन मंत्री लोग, विधायक लोग अपना पेंशन कायम रहे, उसके लिए लगातार इस पार्टी से उस पार्टी, और पार्टियां बदलना ऐसा हो गया कि जैसे जूते बदलना या कपड़े बदलना जैसा, यानी राजनीति में सिद्धांतहीनता को कायम करने की, उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव को खेल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इसके बीच में यही हमारी कोशिश है कि जो ये राजनीति है, ये जो अवसरवादी राजनीति है, जिसमें दोनों पार्टियां एक तरह से, या कहिए तो जो भी पार्टी है वो इस अवसरवादिता में लिप्त है, सब इस इंतज़ार में है कि कोई कहीं से वहाँ से छोड़ करके आए तो हमारे यहाँ आए और उसके आधार पर चुनाव में अपनी ताकत आजमाई जाए। तो ये जो खेल है, इस खेल में जनता के मुद्दे इसीलिए हाशिए पर जाते हैं क्योंकि चुनाव एक खेल में तब्दील कर दिया गया है, उसको धनबल और बाहुबल के प्रदर्शन में और उसके ज़रिए मैनेज करने के खेल में तब्दील कर दिया गया है। तो ये इस राज्य के लिए बहुत ही घातक है, इस राज्य की जनता के लिए बहुत ही घातक है। जब तक लोग ऐसे दल बदलुओं को खारिज नहीं करेंगे, ऐसी पार्टियों को खारिज नहीं करेंगे जो दल बदलुओं के सहारे पर खड़ी हैं, उनकी बैसाखी पर खड़ी है, तब तक उत्तराखंड इस बदहाल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये थे इंद्रेश मैकुरी करंट ट्रैक से, देवभूमि न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला, आपने हमें टाइम दिया और आपने जनता के मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की।